हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 की, जो कि ये इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है और उसका नाम है प्रोविज़न, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट की बात करेंगे, कंटीजेंट असेट की। ठीक है, अब बात करते हैं सर। सबसे पहले अपन की लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटी का मतलब होता है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन which will be settled through the outflow of resources or can be measured. Hence, provision qualities following condition. It should be a present obligation, outflow of resources and measure. मतलब सर आप मुझे ये बता दो कि अगर प्रोविज़न की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखना है। सर प्रोविज़न की डेफिनेशन आ जाए तो ये वर्ड लिखना है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो और उसी के साथ हम उसको मेजर कर पाए कि कितना आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। इफ एनी ऑफ अबव कंडीशन, क्या लिखा हुआ है, इफ एनी ऑफ अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट इज ए प्रोविजन। तो वो क्या होगा सर, हमारा प्रोविजन होगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया सर, कहने का मतलब ये हो गया कि लायबिलिटी किसे कहते हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका सेटलमेंट आपका आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू होगा और जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब एक और बात कि यार अपन सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इवेंट जो अकर हो चुका है पहले, जो पहले अकर हो चुका है। इट मीन्स कि सर ये अराइज होता है पास्ट इवेंट से। यस सर, हाँ, पास्ट इवेंट से अकर होता है, अराइज होता है कि एक ऐसा इवेंट जो पहले अकर हो चुका है, पहले घटित हो चुका है। अब हमारी बारी है कि अब हमारे को उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इट मीन्स कि सर इसकी जो ऑब्लिगेशन होता है वो सर्टेन होता है या फिर मोर देन लाइकली देन दैट इज मोर देन 50% होता है। मतलब सर याद करने की क्या चीज़ है सर, मोर देन 50% हो, सर्टेन हो, सर्टेन का मतलब मोर देन 50% और पास्ट इवेंट से अराइज होता हो। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताना सर, इट शुड इन्वॉल्व होना चाहिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स एंटिटी शुड स्पेंड द कॉस्ट ऑन इट्स सेटलमेंट। तो सर समझ में आ गया कहने का मतलब। यस सर, समझ में आ गया कि प्रोविज़न का मतलब कुछ भी नहीं है। प्रोविज़न की डेफिनेशन में ये जो वर्ड लिखा था पहले हमने प्रोविज़न, इस प्रोविज़न की डेफिनेशन को ही समझाया है इस पूरे पढ़ने में, इस पूरे पेजेस पे, कि प्रोविज़न का मतलब होता है कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्या बोला मैंने, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका सेटलमेंट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू होगा। एंड तीसरा पॉइंट मेजर किया जा सकता है। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, मोर देन 50% या फिर पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है। क्लियर? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब सर हमने आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है ये समझा दिया। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वो आप जानते हो, जहाँ पे अपना कॉस्ट एक्सपेंड हो, जहाँ अपनी मतलब पैसा खर्च हो, स्पेंड होता है जहाँ हमारा पैसा, वो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई प्रोविजन की डेफिनेशन में। सर थर्ड जो बात थी कि कैन बी मेजर्ड, तो सर मेजरमेंट कैसे करेंगे आप प्रोविजन का, वो टॉपिक पढ़ते हैं सर, उसको समझते हैं सर। मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन आप कैसे करोगे। देखो, इफ सिमिलर केसेस विथ सिमिलर आउटकम एग्जिस्ट करते हैं सर, वो कुछ ऐसे केसेस जो सिमिलर आउटकम हो जिनका, अगर वो हैं क्वेश्चन में, देन प्रोविजन शुड बी मेजर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड सर, हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड की। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, कौन सा मेथड सर, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। मतलब सर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज़ करना है, जब आपके पास कुछ ऐसे सिमिलर केस हो जिनका सिमिलर आउटकम होता हो। तो सर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में आप कैसे प्रोविज़न कैलकुलेट करोगे। सर जो भी आपको लॉस एक्सपेक्ट करते हो और प्रोबेबिलिटी क्या है लॉस की, अगर सर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास प्रोविज़न आ जाएगा लॉस का। क्लियर? यस सर। अदरवाइज प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन मोस्ट लाइकली इवेंट विच इज एस्टिमेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? यस सर। अब सर आपको इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूं मैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड का, उसके रिगार्डिंग।
सर ये रहा आपका प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। एक्स लिमिटेड हैज इट फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 March 2011. 15 lawsuits outstanding, none of which has been settled by the time the accounts are approved by the directors, and the directors have estimated that the probable outcome as low. Probability given है, amount of losses given है। फर्स्ट 10 केसेस पे आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, और कुछ जो लॉस है लॉ डैमेज के जिसमें 0.3 है, 90,000 लॉस है, 0.1 है, 2 लाख का लॉस है। फॉर रिमेनिंग 5 केसेस में अगर फर्स्ट में तो कुछ हो नहीं रहा जिनमें जीत रहे हैं, लेकिन लॉ डैमेज में ये है और ये है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉन्टीजेंट लॉस एंड स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉन्टीजेंट लॉस। सर आपको क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 करेंगे तो सर 27,000 आएगा, यस सर। और 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.1 करेंगे, अगर 0.1 करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। इट मीन्स 27 + 20 47,000। तो सर आपके शुरुआत के 2 में ही आ गया, यस सर, शुरुआत के 2 में ही आ गया 47,000। अब वो सर 10 केस है, तो ये तो एक केस का है, 10 केस का कितना हो गया सर, 4,70,000, यस सर। ऐसे ही सर अगर हम बात करें इसकी तो 18,000 और 20,000, 18,000 और अप्रॉक्स कितना आएगा सर, 18,000 हो गया और आपका हो गया 20,000, तो सर कितना हो गया 38,000। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर हम करेंगे तो सर कितना आएगा, 1,90,000। तो सर टोटल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कितनी होगी सर, 6,60,000। तो सर आप क्या करते हो, आप क्या करोगे सर, देखते हैं सर। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइज हुआ है पास्ट इवेंट से, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। Possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is also remote. ये देखो सर, डिस्क्लोज किया जाएगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइज हो जाती है। इट मीन्स कि सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहेंगे किसे, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब वो होता है कि जो प्रोविजन नहीं है वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है। तो क्या आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में कि सर आप कैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट निकालोगे? यस सर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को कहाँ शो करोगे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में शो करेंगे, क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर हम आगे क्वेश्चन पे। सर क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट, टू डू नॉट डिडक्ट एनी रिकवरी एक्सपेक्टेड ऑन लॉस अनलेस सच रिकवरी इज वर्चुअली सर्टेन। Also, if any gain is expected on transaction where provision is being made, do not consider such gain। मतलब सर ये इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी थी मैंने, 6 लाइनें जो लिखी, और इसमें क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी रिकवरी, वर्चुअली सर्टेन, एनी गेन, डू नॉट सच कंसिडर, क्लियर? यस सर। इट मीन्स कि अगर सर आपको कोई भी रिकवरी हो रही है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को 10 लाख का प्रोविज़न बनाना चाहिए, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 6 लाख रुपए दे देगी, बट इट इज़ नॉट सर्टेन बिकॉज क्लेम जो है वो पास नहीं हुआ अभी तक। तो सर क्लेम पास नहीं हुआ अभी तक तो मैं 6 लाख की रिकवरी को माइनस नहीं कर सकता, डू नॉट डिडक्ट। आई बात समझ में? यस सर, डू नॉट डिडक्ट, क्लियर? लेकिन सर मेरे को क्या लगता है कि मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था, उस ट्रांजैक्शन में मुझे लगता है कि अगर ये मैं माल बेच दूंगा तो मेरे को 40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट अगर ये माल नहीं बिक पाया, तो अगर ये माल मैं नहीं बना पाया तो मेरे को 2 लाख का लॉस भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख का लॉस हो रहा है, 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1,60,000 का बनाऊंगा? नो सर, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिस पे आपको प्रोविजन बनाना है और आप अगर उस पर कोई गेन भी है तो सर आप उस गेन को कंसिडर नहीं करोगे, आप ग्रॉस अमाउंट से प्रोविजन बनाओगे। सर देखते हैं इसका भी कोई क्वेश्चन पीएम में गिवन है क्या? नहीं सर, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके पीएम में नहीं है, बट आरटीपी, एमटीपी और आईसीआई के स्टडी मैट में इसके रिगार्डिंग कुछ हो सकते हैं क्वेश्चन। तो सर आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ गए होंगे, क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं हम अगला, प्रोविजन शुड नॉट बी मेड
for expected repair, service, overhauling of asset because entity does not have any obligation for it. यस सर, मतलब जो है आपको प्रोविज़न किन किन चीज़ के लिए नहीं बनाना है, ना ही रिपेयर के लिए बनाना है, ना सर्विस के लिए बनाना है, ना ओवरहॉलिंग के लिए बनाना है। क्लियर? यस सर। पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगर कोई आपके पीएम प्रैक्टिस मैनुअल में अगर कोई सर क्वेश्चन गिवन हो तो देखते हैं सर। अगर गिवन होगा तो वेल गुड है। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 83। An airline is required by law to overhaul its aircraft once in every 5 years. The Pacific Airlines, which operate aircraft, does not provide any provision is required by law in its final account. Discuss with reference to relevant accounting standard 29. यस सर, आपका ओवरहॉल है, ओवरहॉलिंग से रिलेटेड कुछ भी आप प्रोविज़न नहीं बनाते क्योंकि AS 29 ये कहता है कि एंटिटी का इनके लिए कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। और सर जब तक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तब तक आप प्रोविज़न रिकग्नाइज्ड ही नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। सर इन केस ऑफ कोर्ट केस की बात हो रही है सर। प्रोविजन शुड बी मेड इफ एंटिटी एक्सपेक्ट लॉस ऑन कोर्ट केस। अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि उसको कोर्ट केस में लॉस होगा तो उसको क्या बनाना चाहिए? प्रोविज़न बनाना चाहिए, अदरवाइज प्रोविज़न नहीं बनेगा। क्लियर? यस सर। देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या? देखते हैं सर, कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो सर बढ़िया है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी सर आपके। ये रहा सर, WZW Limited is in dispute involving allegation of infringement of patents by the competitor company who is seeking the damages of huge sum of 1,000 lakhs. The director are opinion that the claim can be successfully restricted by the company. सर इस लाइन से ये पता चलता है कि कंपनी ये सोचती है कि जो भी इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है उससे कंपनी को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा, कंपनी उस कोर्ट केस में जीत जाएगी। तो सर अगर कोर्ट केस में कंपनी को लगता ही नहीं है कि इसको लॉस होगा तो देन वाई प्रोविज़न? तो सर देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी प्रोविज़न। क्लियर सर? तो नो प्रोविज़न शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब सर प्रोविज़न शुड बी मेड फॉर द वारंटीज गिवन ऑन गुड्स एंड सर्विस। दिस प्रोविज़न इज ड्यू टू पास्ट इवेंट ऑफ सेल। सर सिंपल सी बात है, आपने कोई सेल करी होगी पास्ट में और उसकी वारंटी के लिए अब आपको क्या बनाना पड़ता है सर? हमेशा प्रोविज़न बना के चलना पड़ता है। एंटिटी शुड मेजर इट बेस्ड ऑन आइदर हिस्टोरिकल डेटा या फिर बजटेड डेटा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है सर। सर अब इसके रिगार्डिंग अपन एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग, सिर्फ ओनली इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपका एक प्रैक्टिस मैन का एक क्वेश्चन है। अब सर उस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे अपन कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 84, एन इंजीनियर गुड्स कंपनी प्रोवाइड आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 years। ढंग से सुनना सर, 2 साल की वारंटी देता है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कंपनी हैज़ द फॉलोइंग पॉलिसी। कंपनी की कुछ पॉलिसी है फॉर मेकिंग बनाने की प्रोविजन फॉर द वारंटीज ऑन इनवॉइस अमाउंट पे, अपने इनवॉइस अमाउंट पे ऑन रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। अगर आपका 1 साल या 1 साल से कम है तो 2% प्रोविजन और 1 साल से ज़्यादा है तो 3% प्रोविजन। ठीक है। कंपनी हैज़ रेज द इनवॉइसेज अंडर, कंपनी ने इनवॉइस करे। अब एक बात बताओ सर, आपसे इसने पूछा कैलकुलेट करना है द प्रोविजन टू बी मेड फॉर वारंटी अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 एज एट 31 मार्च 2012, 2013 और कुछ पूछा नहीं। ठीक है सर, एक बात बताओ, 19 जनवरी 2011 डेट मीन्स कि 11-12 में आएगा। यस सर। 40,000 का मैंने माल बेचा, 40,000 का मैंने माल बेचा और मैंने इसके 2 साल कब पूरे होंगे? इसके सर 2 साल पूरे होंगे 19 जनवरी 2013 को। मतलब सर आपके एक तो 11 से 12 हो गया, 12 से 13 हो गया, 19 जनवरी 2011 से 19 जनवरी 2012 एंड 19 जनवरी 2012 से 19 जनवरी 2013। यस सर।
अब 19 जनवरी 2011 से 19 जनवरी 2012 एक साल है, तो सर अपन देखेंगे कि 11-12 में अपन कितने का प्रोविजन बनाएंगे सर, एक साल का, तो 2% प्रोविजन बनेगा 40,000 पे। यस सर, क्योंकि 11-12 में तो और कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं, ये तो सर 12-13 के हैं दोनों ही, तो 11-12 में तो एक ही तो ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से 40,000 का अपन 2% बनाएंगे। यस सर, 2% बनाएंगे या सर 3% बनाएंगे। सर अगर 19 जनवरी 2011 को अगर अपन खड़े होकर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी 2 साल है, अभी अपने पास 2 साल है, क्योंकि 19 जनवरी 2013 को इसका पीरियड खत्म होगा, तो 2 साल है, तो 2 साल है तो सर मोर देन 1% है, मोर देन 1 ईयर है, तो इट मीन्स 3% ऑफ प्रोविजन। तो सर 40,000 का अगर मैं 3% बनाऊंगा तो सर कितना बनता है, 40,000 का अगर मैं 3% बनाऊंगा तो सर एक बात बताओ कितना बनेगा, कोई बता सकता है सर कितना बनेगा? क्यों सर? देखो एक बात बताओ सर, मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 years टू इट्स कस्टमर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब 19 जनवरी 2011 है, 40,000 है। अब 19 जनवरी 2011 को अगर अपन देखते हैं तो सर 11-12 में अगर अपन देखेंगे तो सर अपने पास 2 साल खड़े हैं, अपने पास 2 साल खड़े हैं, तो 2 साल खड़े हैं तो सर अपने पास मोर देन 1 ईयर है, अपने पास सर क्या है, मोर देन 1 ईयर है। 2011 में अपने पास 31 मार्च 2011 में अपने पास 2 साल है। ठीक है, तो अपन 10-11 का देखेंगे ना, सॉरी सर 11-12 का, ये 11-12 है, 10-11 है सर, ये तो 10-11 होगा ना, हाँ सर ये तो 10-11 होगा, तो अपन को 10-11 का भी देखना है। क्या उसने 31 मार्च 2011 का पूछा क्या? नो सर, इसने 31 मार्च 2011 का नहीं पूछा। कोई ना, अपन क्वेश्चन में ये अजम्पशन ले रहे हैं कि अपन 31 मार्च 2011 का भी बनाएंगे, तो 31 मार्च 2011 में तो 40,000 का अपन कितना बनाएंगे सर, 30,000 3% बनाएंगे, यस सर 3% बनाएंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 1200। ठीक है, अब बात करते हैं सर अब हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 11-12 पे। अब 11-12 पे तो सर ये वाला ही टारगेट है, यस सर। अब एक बात बताओ सर, 11-12 पे जब हम आएंगे 29 जनवरी से पहले सर 19 जनवरी आएगा, यस सर। और 19 जनवरी 2012 को मुझे पता चला कि यार मैंने पिछले साल उस 19 जनवरी 2011 में 40,000 का माल बेचा था, उसका इनवॉइस रेज करा था, आज उसको पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया, अब उसको बचाया, अब 1 साल, ओनली 1 साल बचा है, तो सर उस पर भी 2% का प्रोविजन बनेगा, यस सर। और आज जो मैंने 25,000 का माल बेचा है उस पर अब 2 साल है, तो सर मेरे को कितने % का बनाना पड़ेगा, 3% का बनाना पड़ेगा, यस सर। ये देख सकते हो आप इतने का बन गया, क्लियर। अब बात करते हैं सर अपने 31 मार्च 2013 की। 15 अक्टूबर 2012 को मेरे को 15 अक्टूबर 2012 जैसे आने वाला था, फिर मुझे याद आया कि यार एक बात बताओ, गौरव ने 25,000 का इनवॉइस रेज किया था, गौरव ने 25,000 का इनवॉइस रेज किया था पिछले साल, तो सर उसको 1 साल तो खत्म हो गया होगा ना, 29 जनवरी 2013 को, 29 जनवरी 2013 को उसको 1 साल खत्म हो गया होगा, हमारे को 31 मार्च पे प्रोविजन बनाना है। तो सर अब एक बात बताओ, अब उसको 1 और साल बच रहा है, तो 1 और साल बच रहा है, तो सर अभी क्या करना पड़ेगा अपन को सर अब 2% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यस सर, क्लियर। अब अपन ने सर 15 अक्टूबर 2012 मतलब इस साल अपन ने 90,000 का और माल बेचा, अब उसके लिए 2 साल बाद में आएंगे, तो सर उसके लिए हमारे को 2 साल है तो 3% प्रोविजन बनाना पड़ेगा इस साल के लिए। अब सर ये 40,000 का क्या होगा सर, 40,000 तो राइट ऑफ हो जाएगा ना, कैसे सर? एक बात बताओ, 19 जनवरी 2011 को बेचा तो 2 साल कम कंप्लीट हो रहे हैं 19 जनवरी 2013 को, इट मीन्स 19 जनवरी 2013 को कंप्लीट हो रहे हैं सर, यस सर, हाँ 19 जनवरी 2013 को कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। और सर हमारा जो पीरियड है 19 जनवरी 2011 से 2 साल गिनते हैं, तो 19 जनवरी 2013 को उसका पीरियड खत्म हो गया और हमारे को तो 31 मार्च 2013 को प्रोविजन बनाना है, तो सर अब इसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये अपना गारंटी जो पीरियड था वो लैप्स्ड हो गया। तो सर क्या अपन को समझ में आया? यस सर, हाँ सर समझ में आ गया कि 2013 को बनेगा 3200 का, 2012 को बनेगा 1550 का, एंड सर 31 मार्च 2011 को बनेगा 1200 का, ठीक है सर, यस क्लियर, यस सर। अब हम बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर अगर अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी अपील फाइल की जाती है अगेंस्ट एनी जजमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है,
अगेंस्ट एनी जजमेंट के अगेंस्ट अगर आपने कोई भी अपील फाइल करी, तो प्रोविजन तो आपको बनाना पड़ेगा फॉर द पॉइंट जो कि क्या है सर, नॉट डिस्प्यूटेड पॉइंट है। मैंने बोला सर 40,000 का टैक्स बनना चाहिए, कंपनी बोलती और से इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सर आपका जो टैक्स है वो 60,000 का बनेगा। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सर आपका जो टैक्स है वो 60,000 का बनेगा, 40,000 का ये, 20,000 का ये। हाँ मैंने बोला हाँ भाई 40,000 के लिए मैं राजी हूँ, बट 20,000 का आप गलत बता रहे हो। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा वाला डिस्प्यूटेड है, 20,000 वाला। कौन सा डिस्प्यूटेड नहीं है, 40,000 वाला डिस्प्यूटेड नहीं है, उसके लिए मैं भी एग्री हूँ। तो जो चीज के लिए आप एग्री हो तो उसका तो प्रोविजन आपको बनाना ही बनाना है। और जो पॉइंट डिस्प्यूटेड पॉइंट है उसमें अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे लॉस हो सकता है तो प्रोविजन जो है वो बनाना चाहिए, अदरवाइज सर वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। क्लियर? यस सर, ये भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं सर कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द पास्ट इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड या विच नॉट बी सेटल्ड फ्रॉम द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन सर जो प्रोविजन नहीं है वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, या फिर सर मैं कहूँगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन की जगह जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन लेस देन 50%, मतलब अप टू 50% सर, जिसमें 50% चांस होते हैं कि वो अकर होगा, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर? यस सर। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी आर प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू अकाउंट। इट मीन सर फुटनोट में दिखाया जाएगा। कॉन्टिंजेंट असेट का मतलब क्या होता है? कॉन्टिंजेंट असेट मतलब वो असेट जिनका रियलाइजेशन अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता कि वो कब मिलेगी, और जो डिपेंड करती है ऑन अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट, कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रियलाइजेशन। तो मतलब रियलाइजेशन जो है उस असेट का वो अनसर्टेन है, तो मतलब सर वो हमारी क्या है, कॉन्टिंजेंट असेट है। क्लियर? यस सर। अब आपका सर एक क्वेश्चन बचता है आपका इस AS 29 में, आपका क्वेश्चन नंबर 82। सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार RTP MTP में भी आया हुआ है। श्याम लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्रोवाइड कराता है कंसल्टेंसी इन इंजीनियरिंग सर्विस टू इट्स क्लाइंट। In the year 2010 and 11, government has set up a commission to decide about the pay revision. The pay will be revised with respect from 1 January 2006 based on the recommendation of the commission. ठीक है? The company makes the provision of 680 lakh for pay revision in the financial year 2010 and 11 on the estimated basis on as the report of commission is yet to come. As per the contract with the client on cost plus job, billing is done on the actual payment made to the employees and allocated to the job based on hours booked by these employees on each job. Company disclosed through notes to account. Salaries and benefit include the provision of 680 lakh in respect of pay revision. The amount chargeable from the reimbursable jobs will be billed as per the contract when the actual payment is made. The accountant feels that the company should also recognize the income by 680 lakh in P&L account as per the terms of contract. Otherwise, it will be violating the matching concept understood under understatement of profit. Comment on the opinion of the accountant with reference to the relevant accounting standard. सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं था सर। जैसे मान लो कि मैंने मेरी कंपनी में बोला कि मैं तुम्हारे को 680 लाख का वेज रिवाइज करूंगा, इतना मुझे वेजेस देना है। ये 680 लाख का वेजेस मेरे को रिवाइज करने का रिकमेंडेशन जो रिकमेंड है वो रिकमेंड करा किसने? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि मैं आपको 680 लाख का पैसा हैंड टू हैंड वापस रिटर्न भी कर दूंगी। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, इसमें मैंने आपको एक ही बात कही थी कि सर जब तक आपको कोई भी रिकवरी सर्टेन ना हो तब तक आपको उसको डिडक्ट नहीं करना चाहिए प्रोविजन बनाते समय। आपको प्रोविजन पूरा की पूरा 680 लाख का बनाना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट, यही क्वेश्चन, यही आंसर में लिखा हुआ है कि सर आपको पूरा की पूरा जब तक वर्चुअली सर्टेन ना हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तब तक सर आपको उसको डिडक्ट नहीं करना चाहिए। आपको पूरा की पूरा 680 लाख का जो प्रोविजन है
वो यूं की यूं दिखाना चाहिए। क्लियर? यस सर, यूं की यूं दिखाना जाना चाहिए। देखो, द ओपिनियन ऑफ अकाउंटेंट रिगार्डिंग द रिकग्निशन ऑफ इनकम 680 lakh इज नॉट एज पर AS 29। क्लियर? यस सर, क्लियर। जब तक आपको क्लेम का रेम्बर्समेंट नहीं हो जाता तब तक सर वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है। 100% सर्टेन होना चाहिए सर। 100% सर्टेन तभी होता है जब आपको पैसा आपके हाथ में होता है कि हाँ भाई अब मुझे मिल गया, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? तब तक हम उस रिकवरी को सर कंसीडर नहीं करते हैं। हम हमारा प्रोविजन पूरा की पूरा 680 लाख से बनाएंगे। क्लियर? यस सर। तो सर आज की वीडियो में इतना ही, और ये खत्म होता है सर हमारा AS 29। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।